अच्छा, विटामिन B12 जो है जिसको हमने विटामिन B9 के साथ मिलाकर पढ़ना है। यहाँ पर हम इसका ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, तो ये वो वाहिद विटामिन है जिसका लेक्चर बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लगे। तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके अंदर ना आपको मिलती है एक कोरिन रिंग जो है, ठीक है, जिसके सेंटर के ऊपर कोबाल्ट होता है। अगर आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर याद हो एफएससी वाला, या फिर आपको हीम का स्ट्रक्चर याद हो जो आपने एमबीबीएस में पढ़ा है, तो आपको याद होगा उसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होती थी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है वैसे इसके अंदर भी आपको जो है ना 4 रिंग्स मिलती हैं, ठीक है। रिंग ए है, रिंग बी है, सी है, डी है, और ये 4 रिंग्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और सेंटर के अंदर आपको कोबाल्ट मिलता है, ठीक है। जिस तरह आपने हीम के अंदर यहाँ पर आयरन देखा, या क्लोरोफिल के अंदर यहाँ पर मैग्नीशियम होता था, ठीक है। तो ये 4 पायरोल रिंग्स हैं जो आपस में अटैच हैं। और इनको अगर आप देखें तो जो ए और बी है इसके दरमियान आपको कोई जो है वो मिथाइल ग्रुप नहीं मिल रहा, या कोई लिंक नहीं है कोई, बल्कि ये डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। जबकि बी और सी जो है इसके दरमियान आपको जो है वो एक कार्बन का यूनिट जो है वो मिल रहा है। तो ए और डी जो है 4 पायरोल रिंग्स हैं जिनमें से ए और डी आपस में डायरेक्टली अटैच हैं, जबकि बी और सी जो रिंग है इसके दरमियान आपको सी एच ग्रुप जो है वो मिलता है। अब इसके सेंटर में क्या चीज़ है? सेंटर में है कोबाल्ट, ठीक है। अब बड़ी आसान बात है, रिंग ए बी सी डी, तो 4 बॉन्ड्स तो जो आपको मिल गए यहाँ पर इसके साथ। बाकी पांचवा बॉन्ड जो है इसका बना होता है जो कि आपके आर ग्रुप के साथ होता है। एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो विटामिन B12 के साथ अटैच होता है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और आगे हम उसको देखते हैं। और जो इसका छठा बॉन्ड है वो यहाँ पर एक चीज़ अटैच होती है जिसको हम DMB कहते हैं। DMB क्या चीज़ है, ये आपको अगर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो आपको याद होगा ये क्या चीज़ है। दिस इज़ योर बेंजीन रिंग, अगर आपको याद हो, ठीक है। बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ आपको मिलता है 2 फंक्शनल ग्रुप्स। ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप है। और 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो क्या कहेंगे हम इसको? डाई मिथाइल बेंजीन। तो DMB, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि ये DMB है, डाई मिथाइल बेंजीन है। लेकिन इसके साथ सिर्फ ये चीज़ अटैच नहीं होती, इसके साथ आपको ये एक और फंक्शनल ग्रुप टाइप चीज़ जो है अटैच है, जिसको आप अमीडाजोल जो है वो कहते हैं। तो बेसिकली DMB क्या चीज़ है? इट इज़ डाई मिथाइल बेंजीन इमिडाजोल, ठीक है। और इसके साथ फर्दर जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर आपको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप भी मिलता है, और आगे आइसोप्रेनॉल जो है वो भी मिलता है। तो डिफरेंट चीज़ें जो है ना इसके साथ ये आगे अटैच होती हैं, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है बेसिक स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। तो DMB यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 4 रिंग्स हैं आपके पास, सेंटर में कोबाल्ट है, और उसकी जो है ना इधर उधर बॉन्डिंग है। नीचे जो है वो DMB के साथ, और ऊपर जो है वो आर ग्रुप, जिसका डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। वो क्या क्या हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये इसकी वो आपको मतलब थोड़ी सी जो है ना वो बेसिस मैंने आपको बता दी। अब अगर मैं बात करूँ आर ग्रुप की, तो आर ग्रुप जो है वो सायानाइड भी हो सकता है, वो मिथाइल भी हो सकता है, वो 5 डीऑक्सी एडिनोसाइल भी हो सकता है, इवन वो हाइड्रोक्सल भी हो सकता है, और एक दो और चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं। लेकिन मेन जो हमारे कंसर्न है लिपनकॉट के अंदर ये 3 लिखी हुई हैं। तो अगर सायानाइड अटैच होगा तो विटामिन B12 को जो है ना, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसके अंदर चूँकि कोबाल्ट है ना, तो इसको कोबैलामिन भी कहते हैं। विटामिन B12 का दूसरा नाम कोबैलामिन है, कोबाल्ट कंटेनिंग, ठीक है। तो सायानाइड अगर अटैच होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? साइनोकोबैलामिन, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? मिथाइल कोबैलामिन। और अगर इसके साथ 5 डीऑक्सी एडिनोसाइल अटैच है तो हम इसको कहेंगे 5 प्राइम डी डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामिन। तो ये इसकी 3 फॉर्म्स है, साइनोकोबैलामिन, मिथाइल कोबैलामिन या मेथकोबैलामिन, और आपका 5 प्राइम डीऑक्सी एडिनोसाइल। अच्छा, मेथकोबैलामिन अगर आपने कभी ज़िंदगी में मैथिक बाल का नाम सुना हो, कहते हैं ताकत का टीका लगवाने जाते हैं मैथिक बाल, तो वो बेसिकली मेथकोबैलामिन होता है, जो कि विटामिन B12 की एक्टिव फॉर्म है। ये तीनों एक्टिव फॉर्म्स का नाम है। अब रह गई सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर लिवर है, किडनी है, मिल्क, एग्स, फिश। ये विटामिन जो है ना इसका एनिमल सोर्स होता है, नो प्लांट सोर्स, ठीक है। इसका सिर्फ एनिमल सोर्स होता है, प्लांट्स नहीं बना सकते इसको।
और कर्ड दही जो है इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि बैक्टीरिया डायरेक्ट बनाते हैं इसको। अब मैं अगर इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ना, अब आपको नज़र आ रहा है कि मुझे क्यों इस पर टाइम लगा है। तो एब्जॉर्प्शन जो है, डाइट आपने ली, आपने दही खाई सपोज या कुछ भी खाया, तो वो विटामिन B12 जो है आपने लिया, वो अंदर आया, एसोफेगस के अंदर जा रहा है। अब सेलिवरी ग्लैंड के अंदर जो है ना, आपके माउथ के अंदर ही सेलिवरी ग्लैंड जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है आर ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, या आर प्रोटीन या आर बाइंडर, जो मर्ज़ी कह लें। वो बाइंड करता है विटामिन B12 के साथ, ठीक हो गया। अब जब वो विटामिन B12 के साथ बाइंड करता है और वो नीचे आ रहा होता है, ऐसे नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, यहाँ पर पहुँचता है वो स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर आपको याद होगा डिफरेंट, अगर आपको हिस्टोलॉजी भी आपने पढ़ी, बल्कि अब तो पढ़ ली होगी, तो पैराइटल सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। पैराइटल सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं? पैराइटल सेल्स HCl प्रोडक्शन करवाते हैं और साथ में एक और फैक्टर रिलीज़ करवाते हैं, जो कि क्योंकि इंट्रिंसिकली आपकी बॉडी में बन रहा है तो इसलिए इसको इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। तो ऑक्जेंटिक सेल से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, एंजाइमोजिन्स, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? आपके पैराइटल सेल से, ठीक हो गया। तो पैराइटल सेल से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर आ गया। अब ये जो है ये मूव करते हैं। आल्दो फिजियोलॉजी के अंदर जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे याद पड़ता है, फिजियोलॉजी की बुक्स लिखती हैं कि यहीं पर जो एसिडिक कंटेंट होता है ना स्टमक का, वो आर बाइंडर को साइड पे कर देता है और विटामिन B12 साइड पे हो जाता है। तो विटामिन B12 को फिर इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड करता है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री की बुक्स के अंदर आपको मिलता है कि ये दोनों आगे जाते हैं और पेनक्रियाज में से पेनक्रियाटिक जूस आता है, एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स जो हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर को पहले जो आर बाइंडर था आपका, ये आई नहीं, गलत लिखा गया, आई नहीं आता, ये जो आर बाइंडर था, आर प्रोटीन थी, इसको रिलीज़ करवा देता है विटामिन B12 से। तो विटामिन B12 जो है वो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करता है और इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको जिस तरह मर्ज़ी याद कर लें, दोनों तरफ ही ठीक है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से तो ये आगे आया, यहाँ पे आके इंटेस्टाइन के अंदर आर बाइंडर रिलीज़ हो जाएगा और इसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो बाइंड कर लेगा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है जब इसके साथ बाइंड कर लेगा तो ये आगे आएगा और आइलियम के अंदर आकर, जो आइलियम के सेल्स हैं वहाँ पर ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उस रिसेप्टर को क्यूबिलिन रिसेप्टर भी कहा जाता है, आप सिंपल रिसेप्टर भी लिख सकते हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस विटामिन B12 है, इसका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ और इसकी हो जाती है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज़ हो जाता है और विटामिन B12 जो है वो अंदर रह जाता है। यहाँ से फिर वो आगे ब्लड में जाता है और ब्लड में जाके जो है फिर इसकी आगे ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक हो गया। तो अभी तक जो हमने चीज़ पढ़ी, इसकी डायग्राम दोबारा से ये देखें। विटामिन B12 आप आया, आपका जो आर बाइंडर है, आर बाइंडर का मैं नाम दूसरा बताना भूल गया, हिपैटोकोरिन भी कहते हैं उसको। आर प्रोटीन का दूसरा नाम हिपैटोकोरिन है। तो ये बाइंड करता है, ये जो है ना आपके गट के अंदर आया, गट से ट्रैवल करता हुआ इंटेस्टाइन में आया। अब इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जो इन दोनों को सेपरेट करवाते हैं। जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो आपके स्टमक में से इंट्रिंसिक फैक्टर आया होता है। तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर इस विटामिन B12 के साथ बाइंड करता है और फिर ये आगे मूव करते हैं और जब ये पहुंचते हैं आइलियम के अंदर, आइलियम के अंदर पहुंच के रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं, क्यूबिलिन रिसेप्टर, और वहाँ से ये जाते हैं ब्लड में, ब्लड से जो है ना ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कब कब हो सकती है? या तो डाइट पुअर हो, कि आप डाइट में नहीं ले रहे, ठीक है, या फिर क्या होता है कि आपका सेलिवरी ग्लैंड के अंदर कोई इशू हो गया, या फिर आगे चलें तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रेक्टमी हुई हुई है, आपका स्टमक पार्शियल या फुल जो है ना वो रिमूव कर दिया गया है। तो डायरेक्टली जब वो आएगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि उसने तो आपके स्टमक से रिलीज़ होना है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा कि वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसी तरह अगर एक क्लोरिड्रिया जो है ऐसी कंडीशन है जिसमें HCl प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एक्लोरिडिया के अंदर भी बेसिकली पैराइटल सेल्स के साथ इशू होता है और एक डिज़ीज़ होती है जिसको ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन जिसके अंदर हो जाती है आपके पैराइटल सेल्स की। तो उसकी वजह से ना इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है ना ही HCl बनता है। तो उसकी वजह से फिर जो अनीमिया होता है, ये हम आगे देखेंगे कि अनीमिया क्यों होता है, उस अनीमिया को परनिशियस अनीमिया हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है जिसके अंदर विटामिन B12 नहीं हो रहा होता है एब्जॉर्ब।
या फिर क्या होता है, कोई मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ है, सीलिक डिजीज़ है, या कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी एब्जॉर्प्शन। फंक्शन हम आगे देखते हैं।